नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। और अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए काफी अच्छी खबर आई है। भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। अब जीडीपी के मामले में अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही भारत के आगे हैं। बता दें कि एक दशक पहले भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में 11वें स्थान पर था, जबकि ब्रिटेन 5वें नंबर पर था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च तिमाही में भारत का जीडीपी 854 अरब डॉलर रहा, वहीं ब्रिटेन की जीडीपी 816 अरब डॉलर थी। आईएमएफ के मुताबिक 2022 की पहली तिमाही भारत ने अपनी बढ़त और मजबूत की है। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2029 तक दुनिया की तीसरी बड़ी सबसे इकोनॉमी बन जाएगी। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी है और आगे भी ग्रोथ की रफ्तार जारी रहेगी। Economies which are comparable with India, like the other emerging markets, and I'm not deriding anybody, but the reality is, at a time when multilateral institutions, whether they are World Bank, IMF or any others, who are looking at global economy, are clearly saying that many of these countries are on the verge of recession if they are already not in it. And sorry, and there are economies which are at a high risk of recession. Some of them 85%, some of them 15-16%, and the report also very clearly says that India is not on the verge of a recession at all. और इस बीच उद्योग जगत ने भी भारत की बड़ी उपलब्धि पर खुशी जताई। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा, ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उपलब्धि हासिल की है। जल्द ही भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होगी। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमुख उदय कोटक ने ट्वीट करके कहा कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना गर्व की बात है। अब हमें पर कैपिटा जीडीपी के मामले में भी इसी स्थान पर पहुंचना है। और भारत ने जीडीपी के मामले में ब्रिटेन को तो पछाड़ ही दिया है, लेकिन ब्रिटेन से जुड़ी एक और अहम खबर निकल कर आ रही है। यूके में प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए कंजर्वेटिव पार्टी की वोटिंग खत्म हो गई। पीएम पद की दौड़ में ऋषि सुनक का मुकाबला लिज ट्रस से है। यूके का पीएम कौन बन सकता है, ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, जानते हैं सृंजॉय चौधरी से। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन कई दिन पहले रिजाइन किए हैं। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। प्रिलिमिनरी इलेक्शन में सब कोई हार चुके हैं। बाकी रह गया 2, एक लिज ट्रस्ट फॉरेन सेक्रेटरी, दूसरा ऋषि सुनाक जो चांसलर ऑफ द एक्सचेकर थे। ये पता चलेगा कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा ब्रिटेन का 5 तारीख को। लेकिन अब तक जो ओपिनियन पोल्स हो चुका है उसमें दिखा रहा है लिज ट्रस्ट अभी भी आगे है। लिज ट्रस्ट का पास मान लीजिए 60% ऑफ द वोट है। ऋषि सुनाक का पास शायद 40% है। अभी तक तो ये स्थिति है। इसका कारण एक है, कई कारण है, लेकिन एक मेजर कारण है लिज ट्रस्ट अभी कह रही है, देखो ये मैं प्राइम मिनिस्टर बन के सबसे पहले टैक्स कट करूंगा। ऋषि सुनाक कहा है, देखिए अब टैक्स कट करने से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी में बहुत कोई है जो बोरिस जॉनसन का सपोर्टर है, वो चाहते टैक्स कट हो। ये भी है, ऋषि सुनाक बोरिस जॉनसन का कैबिनेट से निकले थे और उसका निकलने से बोरिस जॉनसन का शायद रिजाइन करने पड़ा। तो इसीलिए लिज ट्रस्ट का सपोर्ट बोरिस जॉनसन का पुराना सपोर्टर्स से भी है। तो लग रहा है कई दिन में लिज ट्रस्ट नया प्राइम मिनिस्टर बनेगी ब्रिटेन का।
और सेबी ने अनरेगुलेटेड एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसा है। मार्केट रेगुलेटर ने एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लेकर एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में क्या कुछ निकल कर आया, ये समझने के लिए चलते हैं अंकुर के पास। अंकुर बताइए। जी हाँ, सेबी ने ये डिसाइड किया है कि जो मिस सेलिंग की जाती है एल्गो सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा, उस पर लगाम कसी जाएगी और इस पर शिकंजा कसते हुए सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें स्टॉक ब्रोकर्स को ये बोला गया है कि वो पास्ट या फ्यूचर रिटर्न्स का कोई भी क्लेम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। वो जो भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो कि एल्गो सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वहां पे भी बोला गया है कि ऐसे अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि पास्ट या फ्यूचर रिटर्न्स का क्लेम करते हैं, उनके साथ वो कंप्लीटली डिसएसोसिएट हो जाए। मतलब स्टॉक ब्रोकरों को ऐसे एल्गो सर्विस प्रोवाइडर्स से नाता तोड़ना होगा, वहां से वो जो उनका जो भी डील है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, वो कंप्लीटली डिसएसोसिएट करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सेबी ने ये ऑब्जर्व किया है कि काफी सारे ऐसे अनरेगुलेटेड एल्गो प्लेटफॉर्म्स हैं जो इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि आप इस स्ट्रैटेजी में अगर पैसा लगाते हैं तो इतना रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि पास्ट में हमारे जो एल्गोरिथमिक प्लेटफॉर्म्स हैं इसकी वजह से यहाँ पे ये रिटर्न मिले हैं। तो सेबी का कहना यह है कि एक पूरी तरीके से एक मिस सेलिंग है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको गुमराह करना है और ऐसे किसी भी क्लेम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं किया जा सकता है। अब इसके लिए लगाम कसने के लिए उन्होंने स्टॉक ब्रोकर्स को बोला है, क्योंकि जो एल्गोरिथमिक प्लेटफॉर्म है वो सेबी से रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन स्टॉक ब्रोकरों के जरिए इन पर लगाम कसी जाएगी। साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंजेस को बोला गया है कि जो सर्कुलर रिलीज हुआ है उसी के अनुसार कुछ गाइडलाइंस उनको बनानी पड़ेंगी, ऐसे प्रोसीजर्स सेट करने पड़ेंगे और वो बहुत ही जल्द इस पर काम करते हुए नजर आ सकते हैं। अब इंटरनेट कॉलिंग वाली कंपनियों पर चार्ज लग सकता है, क्योंकि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप के रेगुलेटर फ्रेमवर्क बनाने के लिए ट्राई से राय मांगी है। आखिर क्या है पूरा मामला, पेश है ये रिपोर्ट। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने इंटरनेट के जरिए कॉल करने की सहूलियत देने वाली व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए ट्राई से राय मांगी है। ट्राई ने 2008 में सिफारिश की थी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को सामान्य टेलीफोन नेटवर्क पर कॉल सहित इंटरनेट टेलीफोनी की इजाजत दी जाए, लेकिन उन्हें इंटर कनेक्शन फीस का भुगतान करना होगा। सुरक्षा एजेंसियों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए कॉल का पता लगाने के लिए लीगल सिस्टम भी सेटअप करना होगा। इंटरनेट टेलीफोनी का मुद्दा 2016-17 में नेट न्यूट्रलिटी के वक्त भी उठा था, लेकिन सरकार ने मैसेजिंग ऐप्स पर कॉल को लेकर न तो एक्स्ट्रा चार्ज लगाया और न ही किसी तरह की पाबंदी लगाई। उस वक्त डिपार्टमेंट ने इसे रिव्यू करने के लिए वापस भेज दिया था, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने इंटरनेट के जरिए फोन और ओवर द टॉप कंपनियों को लेकर ट्राई से फिर से सुझाव देने को कहा है। दरअसल टेलीकॉम कंपनियां सरकार से लगातार समान सेवा समान नियम के सिद्धांत को लागू करने की मांग कर रही हैं। कंपनियों का कहना है कि इंटरनेट कॉल की सुविधा देने वाले मैसेजिंग ऐप को वही लाइसेंस फीस चुकानी चाहिए जो टेलीकॉम और इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर कंपनियां चुकाती हैं। साथ ही समान रूप से नियमों, सर्विस की क्वालिटी से जुड़े रेगुलेशंस का पालन करना चाहिए। अब टेलीकॉम डिपार्टमेंट के रुख से लगता है कि वो इन मैसेजिंग ऐप्स पर शिकंजा कसने का मूड बना चुके हैं। अब देखना होगा कि सरकार टेलीकॉम कंपनियों की कितनी मांगे मानती है और इन नियमों को लागू करने में कितना वक्त लगेगा। ईटी नाउ स्वदेश। टेलीकॉम के बाद अब रुक करते हैं मैटरनिटी लीव को लेकर। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब मृत शिशु के जन्म लेने या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु होने पर सभी महिला कर्मचारियों को 60 दिन का खास अवकाश मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। खबर पर और डिटेल्स के साथ इशिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इशिका बताइए। केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया है महिलाओं के लिए। केंद्र सरकार की जितनी भी महिला कर्मचारी हैं उनके लिए एक 60 दिन की स्पेशल लीव दी गई है अगर चाइल्ड बर्थ के बाद उनके जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। ये फैसला डीओपीटी ने लिया है। डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने ये लिया है।
क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें काफ़ी रेफरेंसेस एंड क्वेश्चंस जो हैं वो मिल रही थी इसके बारे में, जिसके बाद उन्होंने ये हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ डिस्कशन करके ये फैसला लिया है। हेल्थ मिनिस्ट्री का भी यही कहना है कि जब भी चाइल्ड बर्थ के बाद बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो माँ पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा होता है एक बच्चे के लॉस के बाद, जिसके लिए एक छुट्टी जो स्पेशल लीव है वो देना बहुत ही ज़रूरी है और इसीलिए ये लीव जो है वो ग्रांट की गई है। और सरकार का ये भी कहना है कि जो अगर मैटरनिटी लीव पहले से चल रही है और उसके बाद जो बच्चा है उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये वाला जो लीव है वो कहीं पे भी एडजस्ट हो सकता है। तो ये सरकार की तरफ से एक बहुत ही अहम फैसला है महिलाओं के लिए, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। हम सब जानते हैं कि कितना इमोशनल ट्रॉमा होता है एक नई नवेली माँ पे जब उनकी बच्चे की ऐसी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार के द्वारा और फिर हम आशा करते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं वो भी इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्वागत करेंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आयशिका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबरों का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में दशहरा रैली को लेकर अब राजनीतिक पटाखों की शुरुआत हो चुकी है। दादर के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर एक बार फिर से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे आमने सामने हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी। हम इस वक्त मौजूद हैं शिवाजी पार्क में और ये फिर एक बार शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच में झगड़े की जड़ बनता नजर आ रहा है। मेरे लेफ्ट में अगर आपको दिखा दूं, ये है बाला साहब ठाकरे का स्मारक जो शिवाजी पार्क में है। बाला साहब ठाकरे ने 1996 में इस शिवाजी पार्क पर दशहरा रैली लेने की शुरुआत की थी। 56 ईयर्स हो गए हैं शिवसेना के स्थापना को लेकर, लेकिन जिस तरीके से दो गुट बने हैं, अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि इस ग्राउंड पर आखिर दशहरा रैली शिंदे गुट करेगा या फिर उद्धव गुट करेगा। दोनों ने अपनी अर्जियां बीएमसी को दे दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीएमसी निर्णय क्या लेती है। हालांकि बीएमसी ने साफ कर दिया है मेरिट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। अगर किसी को तकलीफ है तो वो कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता है। साथ ही साथ इस पर राजनीति गरमाई हुई है। शिंदे गुट पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि इसे हाईजैक किया जाए और बीएमसी चुनाव के पहले सभी पुराने मित्र जो शिवसेना छोड़ के गए हैं, राज ठाकरे, नारायण राणे और तमाम बीजेपी के नेता एक स्टेज पर लाए जाए और एक बड़ा मैसेज दिया जाए। वहीं उद्धव गुट पूरी कोशिश कर रहा है कि उन्हें इसका मौके का लाभ मिले और एक भव्य रैली की जाए ताकि जो गद्दार छोड़ के गए हैं उनको एक सबक सिखाया जाए और एक स्ट्रांग मैसेज अपने कैडर में दिया जाए। हालांकि परमिशन किसे मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। और ईडी ने चीनी लोन ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने रिजर्व पे, पेटीएम और कैश फ्री जैसे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कंपनियों के बेंगलुरु स्थित ऑफिस पर छापेमारी की। आम लोगों को इंस्टेंट लोन देने वाली ये कंपनियां भारतीयों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर उन्हें डमी डायरेक्टर बनाती हैं, लेकिन इन कंपनियों को चीन से ऑपरेट किया जाता है। ईडी का कहना है कि पेमेंट गेटवे कंपनियों के जरिए चीनी लोन ऐप कंपनियां अपना कारोबार कर रही हैं। और अभिनेत्री नोरा फतेही की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आर्थिक अपराध शाखा EOW ने सुकेश चंद्रशेखर ठगी केस में अभिनेत्री से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। रान नोरा फतेही से 50 से भी ज्यादा सवाल किए गए, जिसमें उनको मिले महंगे तोहफे से लेकर दोनों के बीच हुई बातचीत और कब, कहां, कैसे मिले, ये सब कुछ शामिल था। बताया जा रहा है कि नोरा ने अच्छे से रिस्पॉन्स करते हुए सभी सवालों के जवाब दिए। साथ ही एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि उनका जैकलिन से कोई कनेक्शन नहीं है, सुकेश से उनकी अलग से बातचीत होती थी। इस मामले में पहले से फंसी बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से EOW 12 सितंबर को पूछताछ करेगा। ईडी की जांच में सभी आरोपियों का खुलासा हुआ, जिसके बाद ईडी ने सुकेश और नोरा को आमने सामने बिठाकर मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से पूछताछ की।
और भारत और पाकिस्तान के बीच कल सुपर 4 का मुकाबला खेला जाएगा। भारत ग्रुप ए में पहले और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर दोनों टीमों की भिड़ंत होगी। दोनों के बीच पहला मुकाबला भी इसी मैदान पर खेला जाएगा। 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की साझेदारी ने भारत को जीत दिलाई थी। हालांकि बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा घुटने की चोट के कारण एशिया कप 2022 से बाहर हो गए। उनकी जगह अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया। और आईएनएस विक्रांत नौसेना में शामिल हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोची में हुए एक समारोह में इसे नौसेना को सौंपा। महाशक्तिशाली युद्धपोत आईएनएस विक्रांत भारत का वो महायोद्धा है जिसके शामिल होने से न सिर्फ इंडियन नेवी की ताकत में इजाफा हुआ बल्कि दुश्मन देश भी समंदर में विक्रांत की हुंकार से घबराए हुए हैं। ये हिंदुस्तान की नई ताकत है। ये भारत के बुलंद हौसले की हुंकार है। दुश्मन देशों के लिए विक्रांत जवाब है। हिंद महासागर में जिस तरह से चीन अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और नई चुनौतियों को खड़ा कर रहा है, उस धोखेबाज चालबाज चीन को भारत का सिर्फ एक ही उत्तर है, आईएनएस विक्रांत। समंदर में जिस वक्त महाशक्तिशाली युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को नेवी को देश की समुद्री सुरक्षा के लिए सौंपा जा रहा था, ठीक उसी वक्त दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान के होश फाख्ता हो रहे थे। आईएनएस विक्रांत हिंद महासागर में चीन की उन चुनौतियों का करारा जवाब है जिसे लेकर ड्रैगन अक्सर भारत के खिलाफ साजिश रचता था। चीन की चालबाजी की तस्दीक तभी हो गई थी जब उसका एक जासूसी जहाज श्रीलंका पोर्ट पहुंचा था। चीन ने अपने इस जासूसी जहाज को भारत की जासूसी के लिए श्रीलंका पोर्ट पर लाया था, जिसकी वजह से भारत की भी चिंता बढ़ गई थी। लेकिन अब चीन की हर चालबाजी और धोखेबाजी का माकूल जवाब मिलना तय है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत से न सिर्फ इंडियन नेवी की ताकत में इजाफा हुआ है बल्कि दुश्मन देशों से समुद्री सुरक्षा में भी बेहद मजबूती मिली है। आज की ये जो कमिश्निंग है आईएनएस विक्रांत का, इसने एक कठिन और कठोर संदेश भेज दिया है पाकिस्तान और चीन को कि अब ये बदला हुआ भारत है, ये 1962 का भारत नहीं है, ये अब वो भारत है जिसकी पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत सख्त है, बहुत मजबूत है और वो दो ही चीजों का ध्यान रखते हैं, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, भारत के पास 2 हैं। चीन के जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन थे जो उसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत भारत को घेरने की कोशिश की, आज आईएनएस विक्रांत का कमीशन होना चीन को भी एक बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा। नेवी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और पहला स्वदेशी युद्धपोत सौंपते हुए पीएम मोदी ने इशारों इशारों में चीन और पाकिस्तान को भी नसीहत दे डाली। पीएम का मैसेज साफ था कि इंडो पैसिफिक रीजन में अब पुराने दिन लद गए हैं। भारत का नया सूर्योदय आईएनएस विक्रांत के रूप में बादशाहत कायम करेगा। पिछले समय में इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन में सुरक्षा चिंताओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन आज ये क्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्राथमिकता है। इसलिए हम नौसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी क्षमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं। चीन के पास भारत की ही तरह 2 विमानवाहक पोत ऑपरेशनल हैं। एक टाइप 3 क्लास का समुद्री परीक्षण से गुजर रहा है।
चीन के तीसरे विमान वाहक पोत का नाम फुजियान है, लेकिन भारत का INS विक्रांत चीन के तीसरे युद्धपोत, जिसे वो अभी परीक्षण ही कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा बेहतर, ताकतवर और दमदार है। यही वजह है कि भारत के INS विक्रांत की ताकत का लोहा अब दुनिया भी गौर से देख रही है। और अब रुख करते हैं यूरोप में चल रही ऊर्जा संकट का। यूरोप में ऊर्जा संकट और गहराता जा रहा है। दरअसल रूस की दिग्गज एनर्जी कंपनी गैसप्रोम ने यूरोपीय देशों की गैस सप्लाई करने वाली पाइपलाइन को शुरू करने से मना कर दिया। कंपनी ने मेंटेनेंस के लिए पाइपलाइन को 3 दिनों के लिए बंद किया था और शनिवार को इसे फिर शुरू करना था, लेकिन कंपनी का कहना है कि तकनीकी दिक्कतों के कारण वो इसे दोबारा नहीं शुरू कर पा रही है। वहीं यूरोपियन यूनियन कंपनी की सफाई को मानने के लिए तैयार नहीं है। और यूरोप में एनर्जी क्राइसिस के कारण किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, उसे समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त यूरोपीय देश ऊर्जा संकट की मार झेल रहे हैं और इस पूरे संकट की कहानी शुरू होती है रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग और रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के साथ। गौरतलब है कि यूरोप की गैस जरूरतों की 40% आपूर्ति रूस करता आया है। साथ ही यूरोपियन यूनियन 46% कोयले और 27% तेल के लिए रूस पर निर्भर है। ऐसे में युद्ध के दौरान रूस से आपूर्ति बंद करना भारी पड़ रहा है। एनर्जी की इसी निर्भरता को रूस ने अपना हथियार बना लिया है और अब हालात ये हैं कि यूरोप को सबक सिखाने की मकसद से रूस अगर पूरी तरह से गैस सप्लाई रोक दे तो यूरोप के लिए काले बादल नजदीक आते दिख रहे हैं और रूस पहले ही गैस सप्लाई में कटौती शुरू कर चुका है। जो एनर्जी सप्लाईज आ रही हैं उन कंपनीज को इस पर काफी गंभीर असर पड़ रहा है और ये गंभीर असर जो है मैं समझता हूं कि ये इस सर्दी के दौरान और भी सीवियर हो सकता है, क्योंकि यूरोप में कोल्ड रहता है, वहां हीटिंग लोड बहुत ज्यादा है। जून से ही रूस की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी नॉर्ड स्ट्रीम 1 नेचुरल गैस पाइपलाइन के जरिए सप्लाई में 40% की कटौती कर चुकी है। इस पाइपलाइन के जरिए सप्लाई में कई बार शटडाउन भी हो चुका है। इस बीच कंपनी ने एनर्जी के लिए पेमेंट की डिमांड भी रूबल में रखी है और जिन देशों को कंपनियों ने सहमति नहीं दी है उन्हें पूरी तरह कट ऑफ कर दिया गया है, जिसका असर ये हुआ है कि यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतें जनवरी से अब तक करीब 73 यूरो से बढ़कर 236 यूरो पर आ गई हैं, यानी कि 226% का उछाल। यूके में एनर्जी कॉस्ट जीडीपी के 5% से बढ़कर 8% पर आ गया है, यानी देश के अंदर जितना उत्पादन हो रहा है उसका 8% बिजली के बिल के तौर पर खर्च हो रहा है। इसे आप ऐसे समझें कि जितना खर्च शिक्षा और डिफेंस को जोड़कर नहीं हो रहा, उससे ज्यादा तो गैस और बिजली पर हो रहा है। यूके सरकार का शिक्षा के लिए 100 अरब पाउंड का बजट है और डिफेंस के लिए 49 अरब पाउंड का, जबकि एनर्जी के लिए 193 अरब डॉलर का खर्च। एक अनुमान के मुताबिक बढ़ते एनर्जी कॉस्ट से जनवरी 2023 से यूके के 2/3 परिवार या यूं कहें कि 66% लोग फ्यूल पॉवर्टी से गुजर रहे होंगे। यूरोप की एनर्जी पर निर्भरता भी काफी ज्यादा है, खास तौर पर गैस पर। वहां बिजली के उत्पादन में भी गैस का ही इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिसिटी मार्केट इस तरह काम करता है जिससे बिजली की कीमत हमेशा गैस की कीमतों पर निर्भर करती है। आंकड़ों के मुताबिक गैस की कीमतों पर बिजली की कीमतों का कोरिलेशन 98% है। यूके में ही 85% परिवार घरों को गर्म रखने के लिए गैस बॉयलर्स का इस्तेमाल करते हैं और 40% बिजली गैस से संचालित पावर स्टेशनों से। इस संकट से निपटने के लिए निकट भविष्य में या तुरंत असर में आने वाला कोई उपाय तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन लंबे समय में इससे निपटने की तैयारी हो रही है। रूस पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोप ने कई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है। वहीं अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ाने के लिए एलएनजी टर्मिनल का भी ऐलान किया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी चर्चाएं जारी हैं, लेकिन इन सब को अमल में आने में लंबा वक्त लगेगा। इससे एक बात तो तय है कि आने वाली सर्दियां यूरोप के लिए भारी पड़ने वाली हैं। ईटी नाउ स्वदेश। और मुंबई के सबसे अमीर गणेश मंडल जीएसबी सेवा मंडल ने इस साल गणपति प्रतिमा को 66 किलो सोने और 296 किलो चांदी से सजाया।
किंग सर्कल इलाके के इस मंडल ने भगवान गणपति के सोने और चांदी की ज्वेलरी के लिए करीब 32 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस भी करवाया है। जीएसबी सेवा मंडल ने 10 दिन चलने वाले इस फेस्टिवल के लिए इस साल पूरे गणेश पंडाल का कुल 316 करोड़ रुपए का बीमा कराया, जिसमें पंडाल, भगवान गणेश की ज्वेलरी और वॉलंटियर शामिल हैं। देखिए हमारी सहयोगी सृष्टि की ये स्पेशल रिपोर्ट। पूरे देश भर में गणेश उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं यहाँ पे जीएसबी मंडल के आगे खड़ी हूँ। आप देख ही सकते हैं गणपति बापा यहाँ पे कितने सुंदर तरीके से सजे हुए हैं, सोने से लदे हुए हैं, चांदी से लदे हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे 66 किलो का सोना इनको चढ़ाया गया है और 295 केजीज की चांदी इनके ऊपर चढ़ाई गई है और सोने चांदी के साथ साथ 316 करोड़ रुपए का इनका बीमा भी कराया गया है। इस बीमा के अंतर्गत सोना, चांदी और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के लिए भी प्रायोजन है। बाकी चीज़ें भी इसमें कवर की गई है, जैसे पंडित हो, यहाँ आने वाले भक्त हो, इन सबको भी इस बीमा में कवर कर दिया गया है। अगर कुछ हो तो फिर बीमा की राशि उनको मिल सके, ये भी यहाँ एक खास बात यहाँ पे की गई है कि इंश्योरेंस कर दिया गया है गणपति बापा का। इतनी सुंदर मूर्ति, भव्य मूर्ति और भक्त कहाँ से नहीं आ रहे हैं। हम किसी से बात कर रहे थे, किसी ने कहा हम सूरत से आ रहे हैं, किसी ने कहा हम काफ़ी दूर से आ रहे हैं। महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग यहाँ गणपति बापा की एक झलक पाने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भक्तगणों की लंबी कतारें हैं। अपने बापा को मिलने बहुत दिनों बाद लोग आए हैं। यहाँ आप इस तरह इस साइड देख सकते हैं कि तोला जा रहा है लोगों को। ये चीज़ें दान में दी जाती है। किससे तोला जा रहा है? तो नारियल, गुड़, शक्कर, खीर, इन सारी चीज़ों से तोला जाता है यहाँ पे और ये सारी चीज़ें फिर गणपति बापा को दान की जाती है, इस मंडल में दान की जाती है। लोग हालांकि काफ़ी खुश हैं कि 2 साल बाद उन्हें ये उत्सव खुल के मनाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस अभी महाराष्ट्र और मुंबई में नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत खुशी का वातावरण है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।